नमस्कार, जूम इन में आपका स्वागत है। आज 5 अगस्त है। आज से ठीक 1 साल पहले भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के बारे में एक बहुत बड़ा फैसला लिया था। आज ही के दिन संसद में वो प्रस्ताव लाया गया था जिसके तहत जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने की जो धारा थी 370 उसे ख़त्म कर दिया गया। जम्मू कश्मीर को एक उसकी दर्जा घटाकर उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और उसे 2 भागों में तोड़कर लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ये जो सरकार ने कदम उठाया उसके पीछे कई मकसद बताए गए थे। वो मकसद कितने हासिल हुए ये आज जाहिर है कि 1 साल के बाद जायज़ा लेने का दिन है। लेकिन जूम इन में हम लोग हम जिस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं वो है जम्मू कश्मीर के लोग और उनके अधिकार। ये पिछले 1 साल में जिस तरह से घटनाएं चली हैं आज वो किस स्थिति में है। पिछले साल बहुत ही सीवियर बहुत सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया गया था, मीडिया पे प्रतिबंध लगा दिया गया था और वो सारी चीज़ें जो हैं हम लोग जानते ही हैं। तो आज हम लोग इस पे बात करेंगे कि आज 1 साल बाद क्या हालात हैं। इसके लिए कई खास मेहमान हमसे जुड़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अनुराधा भसीन से। अनुराधा भसीन जानी मानी पत्रकार हैं, पीस एक्टिविस्ट हैं, शांतिवादी कार्यकर्ता हैं और कश्मीर टाइम्स अखबार की एडिटर हैं। जब पिछले साल ये लॉकडाउन हुआ था और मीडिया पे पाबंदियां लगाई गई थी तो अनुराधा जी ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दी थी और वो सारी एक लंबी लड़ाई, कानूनी लड़ाई वहाँ रही। तो आज जम्मू और कश्मीर के लोग किस हालत में हैं ये हम उनसे बात करेंगे। अनुराधा जी आपका स्वागत है। जी नमस्कार। अनुराधा जी, अगर आज से 1 साल पहले जो हालात बने थे कश्मीर में और जम्मू में भी, उसके बाद जो चीज़ें वहाँ हुई लॉकडाउन से संबंधित, जिस तरह के प्रतिबंध लगे, जिस तरह की चीज़ें वहाँ पर देखने को मिली, आज 1 साल बाद हालात वहाँ किस तरह के हैं? हालात में कोई बदलाव नहीं आया है। कश्मीर एक लॉकडाउन से दूसरे लॉकडाउन में चला गया है। अभी ये कोविड का लॉकडाउन है, जबकि बाकी जगह पे फेज वाइज सब कुछ खुल रहा है कोविड से रिलेटेड। और जब पहली एनिवर्सरी मनाई जा रही है, कश्मीर में इस वक्त कर्फ्यू नाफिज है, जम्मू में एक रिस्ट्रिक्शंस कोविड की वजह से कह रहे हैं कि यहाँ पे लगी हैं। हालांकि जम्मू की जो कोविड रिलेटेड स्थिति है वो बाकी देश से कहीं बेहतर है। अनुराधा जी, जो इस बीच हम लोगों ने ऐसी कुछ खबरें देखी जिसमें जम्मू के कुछ संगठनों ने, लोगों ने और कश्मीरी पंडितों के भी एक संगठन ने ये मांग की कि 370 के तहत जो सुरक्षाएं मिली हुई थी वो एक बार फिर से उन्हें वापस की जाएं। ये जो घटनाक्रम हुआ है पिछले 1 साल के लोगों के अनुभव से, आप थोड़े इसके बारे में विस्तार से बता सकती हैं? देखिए, पिछले साल ये था ओपिनियंस डिवाइडेड थे कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर की एक अलग किस्म की पॉलिटिक्स है और वहाँ पे या तो एक सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स रही या मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स रही, वो भी ऑटोनॉमी के इर्द गिर्द घूमती थी। जम्मू कश्मीर की जो यूनिक आइडेंटिटी है उसको प्रोटेक्ट करने की बात वो लोग कहते थे। तो उसके बाद तो ये वहाँ तो नेचुरली इसका बहुत ज़्यादा खिलाफत थी जो जिस किस्म के कदम लिए गए पिछले साल। लेकिन बाकी खित्तों में ओपिनियन डिवाइडेड थे। कुछ लोगों का मानना था ये अच्छी चीज है। जम्मू में लद्दाख के जो ले डिस्ट्रिक्ट में वो लोग चाहते थे वो यूनियन टेरिटरी बने उस वक्त, और जम्मू में क्योंकि एक नेशनलिस्ट एक सेंटिमेंट यहाँ पे चलता है, प्रो बीजेपी भी कुछ सालों में रहा है, तो यहाँ पे लोग शुरुआत में खुश थे। आहिस्ता आहिस्ता उनको ये लगने लगा कि उनका क्या जाने वाला है धारा 370 के हटने के बाद। और हाल ही में जितने कानून जो पास हुए या जितनी भी तब्दीलियां आई जम्मू कश्मीर के कानून में, तो उनसे उनको लग रहा है, उनसे अंदेशा है कि हमारी जो जमीन है
वो बाहर के लोग ले जाएंगे, हमारे जो नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां हैं, वो बाहर के लोग ले जाएंगे। तो इस किस्म के जो अंदेशे हैं, और दूसरा है कि अगर बाहर से बिग बिजनेस इन्वेस्टमेंट आती है तो उसका इकोलॉजिकल फॉल आउट क्या होगा। तो ये सब जो कंसर्न्स हैं उसकी वजह से कुछ लोगों ने अब बोलना शुरू किया है। जम्मू में, लद्दाख में, लेह में है कि उनका जो ट्राइबल स्टेटस है उसके बारे में लेकर वो बहुत चिंतित है। जी अनुराधा जी, आपने अपना बेशकीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इन सारी स्थितियों पर और गहराई से इसे जानने और समझने के लिए चलेंगे एमएम अंसारी जी के पास। एमएम अंसारी देश के जाने माने एकेडमिक हैं, लेकिन कश्मीर पर उनकी विशेषज्ञता की पृष्ठभूमि यह है कि जब पिछली यूपीए की सरकार थी और उसने कश्मीर में बातचीत की प्रक्रिया शुरू करने के लिए वहाँ के लोगों से संवाद बनाने की कोशिश की थी, तो उसने 3 वार्ताकार नियुक्त किए थे जिन्हें ये काम सौंपा गया था कि वो लोगों से बातचीत करके उनकी शिकायतें जानकर एक भरोसे का माहौल बनाएं। तब एक दूसरा दौर था, चीज़ों को देखने का एक दूसरा नज़रिया था। तो एमएम अंसारी साहब उस वार्ताकार, जो 3 वार्ताकार थे उसमें एक थे, और इसलिए इन्हें कश्मीर के बारे में, वहाँ की स्थितियों के बारे में बहुत गहराई से और बहुत बारीक जानकारियाँ हैं। इसलिए अब हम समझने की कोशिश करेंगे अंसारी साहब से कि ये जो 1 साल का दौर है, अंसारी साहब मैं आपसे मुखातिब होकर, ये जो 1 साल गुजरा आज 5 अगस्त 2019 और 2020, इसमें कश्मीर की स्थिति को में क्या फ़र्क आया? आप इसे किस तरह से देखते हैं गुजरे हुए 1 साल को? देखिए, ये 1 सालों में हम अक्सर जो बात करते रहे कि वहाँ पे पीस कितनी आई, नॉर्मलसी कितनी आई, डेवलपमेंट विकास कितना हुआ, और इसी पैमाने से हम लोग ये देखते रहे और ये देखते रहे कि इंसर्जेंसी को रोकने के लिए सरकार क्या पाकिस्तान से बात कर रही है या नहीं कर रही है। हम इन्हीं मुद्दों पे अब तक उलझे रहे कि हम किस तरह से कश्मीरियों को गले लगाएं, उनका किस तरह से दिल जीतें। लेकिन अब जो 1 साल का जो आपने जिक्र किया, उससे 2 बड़े जो मुद्दे निकल करके आए हैं और जिससे मुझे पूरे देश को ख़तरा नज़र आ रहा है, और वो ये, एक तो इंटरनल है जो पहले उसका मैं जिक्र करूं, और वो इंटरनल ये है कि जिस तरह से हमारी आइडियोलॉजिकल शिफ्ट हो रही है और जिस तरह से कश्मीर को सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहती है, और वो ये है कि वहाँ पे तमाम जो बड़े लीडर्स हैं, यहाँ तक कि वो जो जय श्री राम बोलते थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को गले लगाया, और उनको भी इन्होंने 1 साल से ज़्यादा हुआ डिटेन किए हुए हैं, बिना किसी कारण बताए हुए। तो एक तो ये ख़तरा ये है कि कोई वहाँ पे वार्तालाप, कोई डायलॉग हो ही नहीं पा रही है, और वहाँ पे एलिनेशन कंप्लीट हो चुका है। तमाम वहाँ पे जो डेमोक्रेटिक हैं, जो कमीशंस वगैरह हैं, जो हमारी ग्रीवेंसेस लोगों की सुनते थे, वो तमाम जो है वो ख़त्म कर दी गई हैं। तो एक तो वो एक मसला है कि वहाँ पे कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है, गवर्नेंस नहीं है। आज तक वहाँ पे 3 टियर जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो इस्टेब्लिश नहीं हुआ, असेंबली इलेक्शंस नहीं हुए हैं, और जब हुए भी हैं तो पिछले 60 सालों 70 सालों में वो काफ़ी रिगिंग हुई है। तो कहने का मेरा मतलब ये कि वहाँ पे इंडिपेंडेंट कभी ऑटोनोमस सरकार बनी नहीं, और बनी भी तो वो सेंटर के किसी न किसी तरह से सपोर्ट से रही, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज जो 35A को जो भी इन्होंने निरस्त किया है, उससे वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी में जो लोग आ रहे हैं वो नॉन कश्मीरीज आ रहे हैं। तो देखिए, वहाँ पे पूरा खतरा ये हो चुका है कि वहाँ पे जो मेजॉरिटी मुस्लिम कैरेक्टर है उसको हर तरह से कोशिश की जा रही है। एक बात, दूसरी बात ये की जा रही है कि पाकिस्तान से टेंशन और कश्मीर का टर्मोइल जो है वो हमें हमेशा हमारी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को एक रिच डिविडेंड देती है, और वो वोट्स की पोलराइजेशन में उनका हाथ होता है और उसका फायदा मिलता है। तो ये सरकार जो है वो पूरी तरह से पोलराइजेशन की तरफ जा चुकी है, और वहां पे एलिनेशन हो चुका है। तो मुझे एक ये लगता है कि हमारे कश्मीर में इस वक्त, जम्मू एंड कश्मीर में कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस की कोई हमें उम्मीद नजर नहीं आ रही। दूसरी बात हम लोग जो 370 को, एक सेकंड, जो 370 जो एब्रोगेट किया और पूरे स्टेट को जो बाइफर्केट किया, यूटी में बदला, उसका रिपरकशन जो है आप देखिए, पाकिस्तान और चाइना, नेपाल, ये तमाम हमारे नेबरिंग जो कंट्रीज हैं,
नाउ दे हैव जॉइंड हैंड्स। और मुझे ये लग रहा है कि इनकी जो एक यानी चाइना पाकिस्तान की जो एक पॉजिटिव एक तरह की जो थ्रेट है हमारे हिंदुस्तान पे, जिस तरह का एक खतरा है एलओसी की तरफ भी, एलएससी की तरफ भी, और वो हम समझते हैं कि हमारे इसके कई पहलू हैं अंसारी साहब, इसके कई पहलू हैं। मैं दो बातें, एक तो ये कि इंटरनेशनल है इसका, जो हमारे नेबर से तमाम संबंध जो है बिगड़ चुके हैं, और हमारी जो इंटरनल फ्रिक्शन है वो हमारी बहुत बिगड़ चुकी है। और ये सारे पहलू आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, ये सारे पहलू अपनी अपनी जगह हैं। इस प्रोग्राम में हम लोग खासकर ह्यूमन राइट्स और लोगों की जो जिंदगी है, आम लोगों की जो ज़िंदगी है, जो पिछले एक साल में काफ़ी अफेक्टेड हुई है, हालांकि उसका एक कुछ हिस्सा तो ये कोविड-19 की जो पेंडेमिक आई है इसकी वजह से, ये तो लॉकडाउन पूरे देश ने देखा कि लॉकडाउन कैसा होता है, लेकिन फिर भी कश्मीर में एक विशेष परिस्थिति है और वो लॉकडाउन अभी भी है। उस पर कई रिपोर्ट्स अभी ह्यूमन राइट्स, अभी एक ये ह्यूमन फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स इन जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लोकू उसमें शामिल थे, और ऐसे कई खास लोग थे जिन्होंने भी यह रिपोर्ट लाई है। इसके अलावा यूएन और जो ह्यूमन राइट्स वॉच, ऐसी रिपोर्ट्स आती रही हैं जिसमें यह बताया गया है कि जो ह्यूमन राइट्स, जो सिविल लिबर्टीज है, इसमें कोई बहुत सुधार एक साल में नहीं हो पाया। आपकी क्या सूचना है? नहीं, आपकी बिल्कुल बात सही है, और मैंने जानबूझ करके इस मुद्दे को पर ज्यादा तो बात तमाम हो ही रही है कि और वहाँ पे किसी भी तरह की कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हुई, और अगर पूरे देश में अगर कुछ हो रही थी तो वो सिर्फ इंटरनेट की अवेलेबिलिटी से हो रही थी, जो कि वहाँ पे इंटरनेट की भी फैसिलिटीज वो नहीं है, जो 4G की का वो नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है। दूसरी बात, जो आपने ह्यूमन राइट्स के वायलेशन की बातें की, तो उसकी मैं अर्ज करना चाहता था कि जो हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको तो सबको निरस्त कर दिया। दूसरी बात ये कि सरकार एक तरफ तो ये कहती है कि 2019 से पहले वहाँ पे इंसर्जेंसी या मिलिटेंसी कम थी, लेकिन जो हमारे पास जो एक रिलायबल सोर्स है, जो स्टैटिस्टिक्स है, वो ये है कि एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर बेस्ड है, उसने ये कहा है कि लगभग ये 100 इनकाउंटर्स हुए, और उसमें जो लोगों ने जान गंवाई उसमें 32 जो हैं सिविलियंस हैं, 54 हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, और 154 जो हैं वो सो कॉल्ड मिलिटेंट्स हैं। तो कहने का मतलब ये कि एक तरफ सरकार तो जो कह रही है कि मिलिटेंसी कम हुई है, वो समझ सकते हैं इसलिए कि वहाँ पे टोटल लॉकडाउन है, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है, तमाम मेन स्ट्रीम लीडर्स या सेपरेटिस्ट जो है वो जेल में है, तो वो तो हम समझ सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी जो वहाँ की लोकल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने जो फिगर्स दिए हैं वो बड़ी डरावनी है। तो हम ये देख रहे हैं कि जब वहाँ पे जब ये पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं होगा, तमाम जो उनके जो पॉलिटिशियंस हैं वो डिटेंशन में है, 1 साल हो गया। आज का दिन हमारे लिए सेलिब्रेशन का होना चाहिए था कि 5 अगस्त में हमने जो वहाँ कुछ किया, बहुत कुछ काफ़ी हासिल किया, लेकिन आज वहाँ पे ब्लैक डे मनाया जा रहा है। तो ये जो वहाँ पे सेलिब्रेशन है, जो कुछ भी किया, वो ये कहा करके किया कि एब्रोगेशन ऑफ 370 से वहाँ पे विकास होगी, वहाँ पे नॉर्मलसी आएगी, लोगों में खुशहाली होगी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि उसके बरक्स जो 4 अगस्त को जो वहाँ की लाइफ थी, उससे आज ज़्यादा बदतर हो गई। यानी 4 अगस्त को मैं इसलिए कह रहा हूं कि 5 अगस्त को ये ऑर्डर निकला था। तो मेरा कहने का मतलब ये कि अगर आप पीस एंड डेवलपमेंट के हवाले से देखें, तो मैं समझता हूं कि पीस और डेवलपमेंट जो है, दे आर 2 साइड्स ऑफ द सेम पॉइंट। ठीक है सर, हमारे पास नहीं आते, थोड़ी समय की कमी है। वहां पे आपने सब अपनी बात बताई हम लोगों को। हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना बेशकीमती समय हमें दिया। तो आज हम लोग जूमिन में जम्मू कश्मीर में 370 धारा हटने के बाद जो 1 साल पूरा हुआ है, उसके हालात का जायजा ले रहे हैं, खासकर जो लोग हैं, लोगों की जो हालत और उनके जो अधिकार हैं उसके नज़रिए से। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम ये ह्यूमन राइट्स के सवाल पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं देश और विदेश में, उस पर बात करेंगे। फिलहाल ठहरते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। The slogan now becomes Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan, Jai Anusandhan. Think big, Lovely Professional University.
सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072. जूम इन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद जो गुजरा साल है वो कैसा रहा वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के लोगों के अधिकार के लिए, और अधिकारों को लेकर जो प्रतिक्रियाएं खासकर जो इंटरनेशनल लेवल पर रही हैं वो किस तरह गई हैं, इसको इस जूम इन के इस हिस्से में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हम चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने पत्रकार और विदेशी अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार मनोज जोशी के पास। मनोज जी, आपका स्वागत है। मनोज जी, कल मैंने एक खबर देखी कि जो इस समय यूरोप में और अमेरिका में से शुरू होकर अमेरिका से शुरू हुआ ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट जो है वो जो फ़िलिस्तीन का आंदोलन है, उइघर्स हैं, रोहिंग्या हैं और जो इंडिजीनस कम्युनिटी का एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो एक कॉन्फेडरेशन है, इन लोगों ने कश्मीर को लेके एक वीडियो जारी किया और उन्होंने कहा कि दे स्टैंड बाय पीपल ऑफ कश्मीर जो कि सफ़र कर रहे हैं। क्या इस तरह की चीज़ों का ये जो आता है उसमें प्रोफेसर कॉर्नेल वेस्ट का भी उसमें बाइट है, वो जो वीडियो आया है, जो जाने माने फिलोसफर हैं और ब्लैक लाइव्स मूवमेंट के एक तरह से प्रेरणा स्रोत हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें दुनिया में ये हो रही हैं, इसका कोई महत्व है या ये एक फ्रिंज से कही गई बात है? आपको ये क्या लगता है? देखिए, महत्व उसका इसलिए है कि पिछले साल अगस्त 5 तक ज़्यादातर कश्मीर के बारे में हम इंटरनेशनल स्तर पर ज़्यादा नहीं सुनते थे, पर अगस्त 5 के बाद ये मसला, कश्मीर का मसला दोबारा जो है इंटरनेशनल डिस्कोर्स में आ गया और सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश करी, यूरोप के कुछ लोगों को यहाँ बुलाया, निमंत्रण दिया, पर हमने देखा कि एक तरफ से वहाँ राष्ट्रपति ट्रंप मीडिएशन की बात करने लगे, दूसरी तरफ से हमने देखा कि US कांग्रेस में कई कांग्रेसमैन ने ये मसला उठाया, यूरोप में भी यूरोपियन पार्लियामेंट में ये मसला उठा। तो ये एक किस्म का इंटरनेशनलाइजेशन तो ज़रूर हुआ है और लोगों का जो अटेंशन है वो इस पर केंद्रित हुआ है कि कश्मीर में मामला ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ गड़बड़ है। और उसी का सबूत जो है आज हमको मिल रहा है कि 1 साल हो गए हैं, अभी भी कश्मीर बिल्कुल एक किस्म के पिंजड़े के अंदर बंद है और ये कहना कि वहाँ किसी तरह की नॉर्मलसी है या नॉर्मलसी कब आएगी, ये कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो इंटरनेशनल अटेंशन है ये कश्मीर के साथ जुड़ा रहेगा। लेकिन मनोज जी, आज एक धारणा ये बनी है, एक समझ लोगों की ये बनी है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद एक ह्यूमन राइट्स बेस्ड डिस्कोर्स था वो आज एक तरह से काफ़ी कमज़ोर हो गया है या एक महत्वहीन हो गया है। ये जो स्ट्रॉन्ग मैन पॉपुलिस्ट लीडर्स का दौर है अलग अलग देशों में, जो इन चीज़ों की ज़्यादा परवाह नहीं करते, तो वैसी स्थिति में भारत में या कश्मीर में जो भी कुछ हुआ, क्या आपको सचमुच लगता है कि इसको लेकर भारत पर कोई दबाव बनने की स्थिति बनी है? देखिए, हो सकता है आज ना हो, पर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति जो है वो बदलती रहती है। आज हम देख रहे हैं कि ये एक संभावना सामने आ रही है कि आने वाले चुनावों में अमेरिका में प्रोग्रेसिव मूवमेंट के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो ज़्यादा स्तर पे US कांग्रेस में आ सकते हैं, ज़्यादा तादाद में। साथ साथ अगर जो बाइडेन अगर राष्ट्रपति बन गए तो माहौल बदल सकता है और भारत के ऊपर दबाव जो है वो बढ़ सकता है, क्योंकि अगर US कांग्रेस में मेजॉरिटी, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में तो डेमोक्रेट की मेजॉरिटी है, अगर सेनेट में भी मेजॉरिटी आ गई तो कांग्रेशनल हियरिंग्स में ये मसला बार बार उठाया जाएगा और ये बार बार जो है
यूनाइटेड स्टेट्स में अखबारों में फैलेगा, साथ साथ यूएन में भी जा सकता है। तो बदलाव का माहौल जो है एक हमको महसूस हो रहा है। किस तरह वाकई में जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल होता है जी। पर मैं ये नहीं कहूंगा कि ये चीज जो है मैं समझता हूं कि ये जो ट्रेंड है, स्ट्रॉन्गमैन का ट्रेंड, ये जो है ढल रहा है। वहां हम देख रहे हैं चीन के स्ट्रॉन्गमैन हैं शी जिनपिंग, वो काफी प्रेशर में आए हुए हैं। अमेरिका के स्ट्रॉन्गमैन ट्रंप हैं, उनके ऊपर भी दबाव बढ़ा हुआ है। ब्राजील में बोल्सोनारो के ऊपर दबाव बढ़ा हुआ है, पुतिन के ऊपर दबाव बढ़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि तो आप ये कह रहे हैं कि ये अगर बदलाव होगा तो एक बार फिर से जैसे पहले पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में ह्यूमन राइट्स एक बड़ी चिंता का विषय होता था, खासकर इंटरनेशनल जो फोरम है उसके ऊपर भी, और वेस्टर्न कंट्रीज की तो जो पूरी डिप्लोमेसी थी उसमें उसका काफ़ी इम्पोर्टेंस था। वो आप कह रहे हैं कि वो दौर एक बार फिर से आ सकता है अगर जो बाइडन प्रेसिडेंट के तौर पर जीत गए, जिसकी की काफ़ी संभावना अभी दिख रही है। देखिए, ऐसा है कि जहां तक कि ह्यूमन राइट्स का मसला है, ये साथ साथ डिप्लोमेसी के साथ जुड़ा हुआ है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ है। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक, इसको समझ लीजिए कि एक किस्म की टेक्निक होती है कि इसको इस्तेमाल किया जाता है, ये हथियार होता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि अमेरिका में कोई बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स हैं या नहीं हैं, पर इतना है कि अमेरिका के पास हाथ में ये एक हथियार है और एक ऐसी सरकार आ सकती है जो कि इस हथियार का इस्तेमाल कर सकती है और इसका असर हम पे जरूर पड़ सकता है। ये तो स्थिति अगर जो आज है, क्या कश्मीर में जो हालात हैं, आपको उसके दो पहलू हैं। एक पहलू उसका वो है जिसके तहत उसका धारा 370 खत्म कर दिया गया और स्टेट को तोड़ दिया गया और उसको एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। हालांकि सरकार बार बार कहती है कि कश्मीर का फुल स्टेटहुड उसे वापस किया जाएगा, वो केवल वक्त की बात है। दूसरा इशू जो है वो है ह्यूमन राइट्स का। दूसरा इशू ये है कि वहाँ के लोगों की जो बेसिक सिविल लिबर्टीज है उसको प्रोटेक्ट करने की आपकी जो समझ है, उसमें दुनिया की जो प्रतिक्रियाएं आई जिसका कि आपने जिक्र किया, उसमें ज़्यादा चिंता का पहलू कौन सा था? यह जो भारत ने 370 पर कदम उठाया या कदम उठाने के लिए वहाँ पर जो लॉकडाउन और इस तरह के जो मीडिया पर प्रतिबंध और इस तरह की चीज़ें की गई, वो ज़्यादा लोगों की चिंता का विषय था? मैं समझता हूँ कि जो ये लॉकडाउन हुआ है और जो इंटरनेट पे बंद कर दिया गया है, इस पे ज़्यादा प्रतिक्रिया रही है। इसकी वजह ये है कि लोग अक्सर देखते हैं कि धारा 370 का जो मसला है वो भारत का अंदरूनी मसला है। ये चीज़ जो है भारत में, भारत का संविधान का ये एक हिस्सा है। ये भारत के जो कोर्ट हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है इसको देखना। पर जहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखना है, वहाँ ये देखना है कि ये एक दुनिया का इलाका है, ग्लोबल इलाका है, जहाँ पे लॉकडाउन हुआ है, जहाँ मतलब एक पूरी स्टेट को समझ लीजिए जेल में बंद कर दिया गया है। वहाँ पे उसके जो बड़े नेता हैं सब डिटेंशन पे हैं, उनको कोई राहत नहीं मिल रही है। भारत की जो जुडिशियल सिस्टम है उससे भी राहत नहीं मिल रही है। तो ये ज़रूर जो है इस पे ज़्यादा जो है अटेंशन जो है केंद्रित है। तो मैंने सवाल आपसे इसलिए पूछा था कि अगर एक नई शुरुआत फिर से करनी हो, क्योंकि अब जो हकीकत है 1 साल के बाद वो तो है, अगर भारत की सरकार एक नई शुरुआत करना चाहे जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं भारत के अनुकूल हो सकें, तो उसकी शुरुआत वहाँ के लोगों के बेसिक ह्यूमन राइट्स और सिविल लिबर्टीज़ को प्रोटेक्ट करने के उपायों के साथ हो सकती है। ये इसके लिए आपके हिसाब से अगर मैं प्रायोरिटी पे पूछूं तो भारत सरकार को प्रायोरिटी में 1, 2, 3 इस तरह के कौन से कदम उठाने चाहिए? मैं समझता हूँ सबसे पहले तो लॉकडाउन उठाना चाहिए, जो कि लॉकडाउन तो अब ये तो कोविड-19 से जुड़ गया है, तो ये तो नहीं कोविड-19 से जुड़ा है, पर जो वहाँ के जो नेता लोग हैं, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आतंकवादियों को आप रिहा कर दीजिए या जो एक्सट्रीमिज्म पे जिनको के मामले जिनको जेल में रखा है, पर जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, पीडीपी के हैं, कांग्रेस के हैं, मतलब आप समझ लीजिए कि सरकार ने सभी को बंद कर दिया।
अगर सज्जाद लोन को बंद कर दिया जो कि बीजेपी के साथ करीब थे, और तो आप समझ सकते हैं कि पूरा जो पब्लिक ओपिनियन है कश्मीर में, उसको आपने उसके ऊपर ताला लगा दिया। तो वो ताला पहले आप खोलिए जी। अगर वहां पे प्रोटेस्ट होता है, आप प्रोटेस्ट को होने दीजिए। अगर शांतिपूर्वक लोग वहां पे प्रोटेस्ट करते हैं या नारेबाजी करते हैं, आप उनको करने दीजिए। तो जब तक ये बेसिक राइट्स जो हैं, ये तो बिल्कुल ही बेसिक राइट्स हैं, पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वहां पे आतंकवादियों को रिहा कर दीजिए या सारे जेल जो है खाली कर दीजिए। मनोज जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही और आपने अपना बेशकीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम जुमिन में, हम जम्मू कश्मीर में जो पिछले 1 साल में हालात रहे हैं और वहाँ पर आज जो मानव अधिकार और सिविल लिबर्टीज, जो नागरिक अधिकार हैं, उनकी जो स्थिति है, उस पर हम लोगों ने बातचीत की, उसे समझने की कोशिश की। और जो मनोज जोशी साहब जो हमारे साथ थे, उनकी बातचीत से जो हमें एक संकेत मिला कि आज अगर कश्मीर में कोई नई शुरुआत करनी हो तो वो पहला कदम यह हो सकता है कि वहाँ लॉकडाउन हटाया जाए, लोगों की बेसिक सिविल लिबर्टीज को प्रोटेक्ट किया जाए, लीडर्स को छोड़ा जाए, जो मीडिया है उस पर से प्रतिबंध हटाया जाए। अगर ये चीज़ें की जाएं तो वहाँ एक ऐसी लोकतांत्रिक, एक डेमोक्रेटिक इनिशिएटिव लिया जा सकता है जिससे बाकी तो चीज़ों का संबंध डिप्लोमेटिक है, डिप्लोमेसी से है, या वो 370 का मामला एक बहुत ही अलग पहलू है, उसका संवैधानिक पहलू है, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सबको इंतजार रहेगा। लेकिन आज जो इमीडिएट, तुरंत, फौरी तौर पे जो कदम उठाने की आवश्यकता है वो है वहाँ के लोगों के अधिकारों की रक्षा और वहाँ के लोगों की आम जिंदगी को बहाल करना, ताकि लोग जैसे पिछले साल अगस्त के पहले रहते थे वैसे एक बार फिर से रह सकें। तो आज बस इतना ही। आज हम लोगों ने जूम इन में कश्मीर पर ध्यान दिया। अगले जूम इन के अगले अंक में हम फिर किसी एक बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आएंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे। आज इतना ही। नमस्कार।